कि आज इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी कि ये वही पार्टी है कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया कमाल। हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़े मगर पीओके में कुछ नहीं कर पाए, चलिए वो एक अलग बात है। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वो नहीं मिल पाए, ये मुझे आज तक आश्चर्य है। मसीदर सुप्री जी ने लिखा कि अब क्या होने लगा, उन्होंने कहा कहां वो बेड़िंग की झनकार, कहां ये कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां रिश्वत बेशुमार, हुई का स्वतंत्र भारत हमारा। और आगे उन्होंने लिखा कि कॉलेज की सब खिड़की स्वतंत्र, टीचर लड़का लड़की स्वतंत्र, हाकिम स्वतंत्र रहा स्वतंत्र, गलियार घूर चढ़ा स्वतंत्र, परतंत्र हुए ईमानदार, हुई का स्वतंत्र भारत हमारा। मुझे लगता है शायद बहुत से बक्से जिनकी मांग की गई है वो इसीलिए हटा दिए गए हो कि हर बक्सा अंदर से बोलता हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा वोट हिले तो न जाने कितनों के दिल डगमगाए। इंदिरा जी ने अपनी ही पार्टी कैंडिडेट नीलम संजू रेड्डी जी को चुनाव हरवा दिया। कांग्रेस की तो आज स्थिति है, इतनी कांग्रेस है कि कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। सर संविधान का अपमान आप लोगों ने किया और मैं कहना चाहता हूं जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। शकुनी की दृष्टि से पढ़ोगे, भाइयों को लड़ाने वाले शकुनी की दृष्टि से तो यही नजर आएगा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, प्रजातंत्र की धार उतरी बदन से मगर निर्जन सागरों तक न पहुंचा। मैं आज का प्रारंभ जो नेता प्रतिपक्ष जी ने शुरुआत की थी वहां से करना चाहूंगा। आज 16 दिसंबर है और आज के दिन भारत की ऐतिहासिक विजय का वो दिन है जिसके लिए मैं स्मरण करना चाहूंगा उन सभी पात्रों को जिन्होंने ऐतिहासिक विजय में बड़ी भूमिका निभाई, चाहे ढाका में पैराट्रूपर्स को लीड करने वाले जनरल जे जैकब या चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा या भारत के चीफ उस समय सैम मानेकशॉ और श्रीमती इंदिरा गांधी। और यह समय याद भी दिलाता है कि जब कोई ऐसा वक्त आता है तो उस समय हमारे नेता और उस समय नेता प्रतिपक्ष अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ करके कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो विपक्ष को याद रखना चाहिए कि किस ढंग से समर्थन किया जाता है। परंतु मुझे एक याद आता है कि आज इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी कि ये वही पार्टी है और ये वही परिवार है जिसके नेता के बारे में पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी समर्थन करता है। और ये वो है जो कहता था मैंने पुलवामा में घुस के मारा है, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ उनके रक्षा मंत्री समर्थन करते हैं, जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री उनके इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हैं। तो मुझे लगता मैं इंदिरा जी को इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि दे सकता हूं कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया कमाल। हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़े मगर पीओके में कुछ नहीं कर पाए, चलिए वो एक अलग बात है। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वो नहीं मिल पाए, ये मुझे आज तक आश्चर्य है कि 93,000 दे के 54 नहीं ले पाए। सुलह की कौन सी शक्ल सुमरती रही। तो मैं इनकी पॉलिसी के लिए कहना चाहूंगा, अरे आपके नेताओं के लिए बोल रहा हूं, चीन छीन देश का गुलाब ले गया। पंडित नेहरू के लिए वो गुलाब का फूल लगाते थे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। अब सुनिए, आज के हम संविधान के विषय पे आते हैं तो संविधान का सबसे पहला वाक्य है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सभापति महोदय, अगर हम लोग और भारत इन तीन शब्दों का अर्थ समझ लें तो संविधान निर्माताओं का मूल भाव समझा जा सकता है। मगर अफसोस सर्वाधिक भ्रम इसी विषय को लेकर किया जाता है। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बोला और कई वक्ताओं ने बोला कि ये बात का आशंका थी कि हम सरवाइव करेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी में, मगर हम सरवाइव करने वाली बात नहीं। मैं आज के समय में अपने विपक्षी दलों से कहता हूं, पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उठा के देखिए, बड़े देशों में सस्टेनेबल एब्सोल्यूट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है और जापान और ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं। तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि देखा जाए तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है। और यह भी समझना चाहिए, आज डेमोक्रेसी के अंडर में सर 34% पॉपुलेशन है विश्व की, जिसमें 17% अकेले हम हैं। वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द इंटायर वर्ल्ड। कोई और नहीं है जिसे दूसरे नेता जाकर समझते होंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि हम भारत कैसा है, क्योंकि हमारे विरोधी लोगों को थोड़ा विदेश की बात ज्यादा समझ में आती है, तो देश क्या कहता है उससे ज्यादा समझिए विदेश क्या कहता है। और मैं सिर्फ 2 ही बड़े लोगों के नाम लूंगा। चाइना, मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक करे, चाइना में एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम क्या है? ट्यानजाओ, TIANZHOU। जाओ शब्द वहां पर केंद्र के लिए प्रयोग होता है, जैसे हमारी भारत में पुर, जयपुर, नागपुर,
कानपुर वगैरह वगैरह। अब टियान जाओ अगर आप जाके आज सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में कुछ उन्होंने घपला कर रखा है, सीधे सीधे लिख के नहीं आता, पर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाइए, TIN टियान का अर्थ है हेवन और जाओ का अर्थ है केंद्र। तो चाइना के एंशिएंट में माना जाता था भारत क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ हेवन। एंशिएंट जापानीज में भारत का नाम है टेंजुक, दैट इज द सेंटर ऑफ हेवन। और ये कहते देश ही नहीं था, और चीन भी कह रहा है और जापान भी कह रहे हैं कि ये देश तो वो है जो स्वर्ग का केंद्र था। अब मैं बताना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में, अरब में 8वीं और 10वीं शताब्दी में जितने भी बड़े बड़े अरब के राइटर्स हुए हैं, चाहे इब्ने असीर हो, इब्ने कसीर हो, इब्ने तबरी हो, इब्ने खल्दूम हो, उन्होंने क्या लिखा है, अजीदुल रिहल उल इलामीन बिल इलादुल हिंद, यानी व्हेन आई लुक टुवर्ड्स द इंडिया द कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कम्स टू अस। तो इधर का भी, पूरब का भी बता दिया, पश्चिम का भी बता दिया, मगर हम क्या करें। ऑर्थर शोपेनहावर ने लिखा इंडिया के लिए कि यहां पर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम की ऊपरी फिलॉसफी आई है। ये हमारा देश था, मगर अफसोस आज भी लोग ये कहते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भारत इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप कहते हैं, मगर अभी भी कहीं कहीं लोगों को डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहीं और से नजर आते हैं। इसलिए हमारे इस देश के लिए सभापति महोदय क्या कहा जाता था, गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात ये भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रहने के बाद भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं, क्योंकि हम मोक्ष भूमि है। मैं बताना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन करना था, तो उससे पहले वो दक्षिण के जिन मंदिरों में गए थे उसमें से एक तमिलनाडु का श्रीरंगम मंदिर है। उस श्रीरंगम मंदिर का महत्ता क्या है, ये माना जाता है कि अयोध्या के जो कुल देवता हैं भगवान विष्णु, वो श्रीरंगम के रूप में वहां विद्यमान हैं। क्योंकि जब उन्हें युद्ध करना था, विभीषण का राज्याभिषेक करना था, तो अपने कुल देवता को वहां स्थापित किया। समझिए, अयोध्या के वो नरेश हैं, पर कुल देवता तमिलनाडु में है। देश इस प्रकार से जुड़ता है। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा द्वारका में और हृदय उनका जगन्नाथपुरी में है। देश इस तरीके से जुड़ता है। इसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आता कि ये देश कभी जुड़ता था। तो मैं कहना चाहता हूं, आज भी कभी जब आप पूजा करते हैं तो हाथ में जब जल लेते हैं तो पंडित क्या बोलते हैं, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। देश की सारी नदियों का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार से देश एक संकल्प के थ्रू आकर एक प्रकार से जुड़ता है, और इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी दी गई। अगर इंडिया दैट इज भारत कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडिया एक ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन है जो इंडस रिवर के इस तरफ है, तो फिर देश कैसे नहीं था। और भारत के बारे में कहा गया है, उत्तरम यद समुद्रस्य दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारतीय यस्य संतति। पूरे भारत की डेफिनेशन दी गई है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। मगर हम क्या बताएं कि अभी भी लोगों के दिमाग में वो विचार है। कांग्रेस बहुत दावा करती है कि उसने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा काम किया। निश्चित रूप से योगदान था कांग्रेस के बड़े नेताओं का, हम इसको नकारते नहीं हैं। परंतु उस योगदान के बाद उस योगदान में कितना मिष्ठान लेने का प्रयास हुआ, ये मैं कांग्रेस के एक नेता कोट करना चाहता हूं। आप सबने बड़ा प्रसिद्ध गीत सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, जो आजाद फौज का गीत था। इसको लिखने वाले थे बंशीधर शुक्ल। वो कांग्रेस के नेता थे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के वजह से उनको निकाल दिया गया नौकरी से। वो लखनऊ में आकाशवाणी में कार्य करते थे। मगर जब आज़ादी के बाद उन्होंने जो भ्रष्टाचार देखा, तो उन्हीं की पंक्ति में कोट करता हूं। क्यों, पहले कांग्रेस का 1 चवन्नी हुआ करता था सदस्यता शुल्क, नारा होता था 1 चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की। अब बंशीधर शुक्ल जी ने लिखा कि अब क्या होने लगा। उन्होंने कहा, कहाँ हूं बेड़िन की झनकार, कहाँ एक कुर्सी गद्देदार, कहाँ चवन्नी मांगे गुजर, कहाँ अब रिश्वत बेसुमार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। और आगे उन्होंने लिखा कि कॉलेज की सब खिड़की स्वतंत्र, टीचर लड़का लड़की स्वतंत्र, हाकिम स्वतंत्र हरहा स्वतंत्र, गलियार घूर चरहा स्वतंत्र, परतंत्र हुए ईमानदार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। ये तो मैं 1950 के आसपास की बात बता रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब 6 अक्टूबर 1951 को अपना इस्तीफा दिया है, सबसे ऑथेंटिक बाबा साहब की जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, उन्होंने लिखा 10 अक्टूबर 1951 को लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। उनसे कहा गया मुझे अपना बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। तो उपसभापति ने कहा कि श्रीमान अंबेडकर, अगर आप अपने भाषण की कॉपी हमें पहले दे दी होती तो हम अनुमति दे सकते थे। आप चाहें तो 6 बजे के बयान अपना बयान दे सकते हैं। सभापति की बात सुनकर अंबेडकर जी को अचरज हुआ और धक्का लगा। उन्होंने कहा
क्या अंबेडकर, तो एक संसद सदस्य श्री कुंजरू और श्री कामत ने उपसभापति से पूछा क्या अंबेडकर के भाषण की जांच की जाएगी। इस पर उपसभापति ने कहा मुझे देखना जरूरी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर के बयान में कुछ अप्रासंगिक या बदनामी करने वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने गरज कर कहा कि मैं इस तरह की तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और यह कहकर वो सदन के बाहर चले गए और प्रेस में उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया। अब मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू जी का विचार, किसी अन्य का नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 जनवरी 1952 को चुनावों के उपरांत एडविना माउंटबेटन को पत्र लिखा। उसमें एक लाइन है, मैं कोट कर रहा हूं और सोर्स भी कोट करूंगा। On the other hand, in Bombay city and to the large extent in Bombay province, our success has been greater than expected. यानी वो चुनाव में विजय पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट, यानी प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी चुनाव हार गए। फिर मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, इसी पत्र में वो आगे लिखते हैं, द सोशलिस्ट कंबाइंड विद अंबेडकर्स पार्टी एंड देयर बाय दे लॉस्ट देयर रिप्यूट, यानी अंबेडकर जी की पार्टी से जुड़कर उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई। और महत्वपूर्ण बात मैं ध्यान देना चाहूंगा सदन का, आगे वो कहते हैं बट अंबेडकर हैज कंबाइंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट, यानी वो कह रहे हैं अंबेडकर जी हिंदूवादियों के साथ आ गए थे। सर सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 to 37। मुझे लगता है शायद बहुत से बक्से जिनकी मांग की गई है वो इसीलिए हटा लिए गए हों कि हर बक्सा अंदर से बोलता हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होठ हिले तो न जाने कितनों के दिल डगमगाए। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जो कभी हो नहीं पाया। वो था पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, जिसमें यह अधिकार सरकार ने लिया था कि वो जिसकी चिट्ठी चाहे खोल के पढ़ सकती है और उसमें आपत्तिजनक हो तो उस पर कार्रवाई कर सकती है। जैसे कोई आज ये कहे कि व्हाट्सएप ईमेल मैसेज आपके कोई भी सरकार पढ़ सकती है और पढ़ने के बाद कार्रवाई कर सकती है, वो तो भला हो ज्ञानी जैल सिंह जी का जो उस समय राष्ट्रपति थे, जिन्होंने उस संवैधानिक व्यवस्था का उपयोग किया कि उन्होंने उसे वापस ही नहीं किया, इसलिए वो कभी वास्तविक अर्थों में आ नहीं पाया। दूसरा, मैं राजीव गांधी जी के समय का कोट करना चाहता हूं। 29 अगस्त 1988 को एंटी डिफेमेशन बिल आया, यानी कोई सरकार की आलोचना करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, मगर उस समय प्रबल विरोध के चलते हुए वो नहीं हो पाया। उसके बाद इतनी अंतरात्मा की आवाज जागी कि निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई पार्टी छोड़ दिए, 77 में देवराज अरस और बाबू जगजीवन राम पार्टी छोड़ दिए, तो फिर 90 में अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी जी छोड़ दिए, शरद पवार छोड़ दिए, और कांग्रेस इतनी हो गई कि मुझे बचपन में याद है, मैं अटल जी की एक स्पीच सुनने गया था, उन्होंने कहा था कांग्रेस की तो आज स्थिति यह है, इतनी कांग्रेस है कि कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। अब मैं बस एक विषय में लेना चाहूंगा, वो विषय है जो कि संविधान में सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया, वो विषय है सेकुलर। संविधान सभा में जब ये डिबेट हुई 15 नवंबर 1948 को, तो यह प्रस्ताव केटी शाह जी ने रखा कि सेकुलर शब्द इंक्लूड किया जाना चाहिए, मगर ये बात आई कि अगर सेकुलर वर्ड होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटी थियोक्रेटिक स्टेट में होती है, सेकुलर स्टेट में नहीं होती है। मगर इसके बावजूद उस विषय को आगे रखा गया और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, मैं सिर्फ कोट करता हूं, उन्होंने कहा, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट सर, आई रिग्रेट दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर केटी शाह एंड माय ऑब्जेक्शंस आर स्टेटेड ब्रीफली। और वो उन्होंने आगे जाकर इस प्रकार से रिकमेंडेशन किया, यानी बहुत साफ बात थी कि उन्होंने इस शब्द को रिजेक्ट किया। मगर डेमोक्रेसी के सबसे काले दौर में, जब सारा विपक्ष जेल में था, मानवाधिकार समाप्त हो चुके थे, तब संविधान की उद्देशिका, जिसे डॉक्टर साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, उसमें चेंज किया गया। और फिर महोदय सिर्फ इतना ही नहीं रहा, जब से वो वर्ड आया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो इस देश में क्या हुआ कि पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि जब सुप्रीम कोर्ट और शरिया में यह लगा कि मतभेद है, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी सेकुलर देश में ऐसा कोई एक उदाहरण बता दें तो मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। फिर उसके बाद उपरांत महोदय इतना ही नहीं हुआ, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, मगर महोदय फिर वक्फ बोर्ड एक्ट आया जो ये कहता है कि कोई समय सीमा नहीं रहेगी। और सूरत नगर निगम पे दावा किस बात पे है कि मुगलों के जमाने में वो सराय थी, तिरुचिरापल्ली के तिरुचुनेरी मंदिर पे इस बात पे है कि अरकाट के नवाब ने दे दिया था। यानी 200 साल 300 साल पहले के सरकारों के वो फरमान
जो कि सरकारें किस हिसाब से मानती थी। फिर कम्युनल वायलेंस बिल आया। अब मैं सिर्फ संक्षेप में 10 बिंदु बोलना चाहता हूं। जो लोग आज कहते हैं इस संविधान में उन्होंने क्या किया, मदरसा बोर्ड आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबको संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम बालिका से विवाह करना, तलाकशुदा महिला को कोई मुआवजा न देना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया। अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें कि इस प्रकार की बात हुई हो, कोई सेकुलर देश, 200 देश हैं, बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं वहां पर। मैं बताना चाहता हूं, कोई उदाहरण बताइएगा जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया हो। अब मैं बताना चाहता हूं, बड़े विद्वान लोग उधर बैठे हुए हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है 200 में सिर्फ 4 सेकुलर देश बताइएगा, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं था सर, संविधान का अपमान आप लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को। यह अपने आप में शर्मनाक बात है। शर्म उस समय आनी चाहिए थी जब इस तरह के परिवर्तन कर रहे थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, टेक्निकल बात कह रहा हूं, मेरी बात गलत लगेगी तो मैं अपने बयान वापस ले लूंगा। सुनिए सर, वक्फ बोर्ड एक्ट में मुगलों के जमाने का फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त है। यह वो संविधान था, वो सरकारें थी जिनमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें जजिया का कॉन्सेप्ट था, जहां के बादशाह गाजी की उपाधि लेते थे, सैकड़ों लोगों को मारकर। इवन अकबर ने भी गाजी की उपाधि दी है। यदि इस प्रकार की चीजों को तो मैं कहना चाहता हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं, जिम्मी और जजिया के फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता देना क्या शरिया को संविधान में लागू करना नहीं है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी के अलावा किसी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आज मामला, सभापति महोदय, आज मामला मनुस्मृति बनाम संविधान का नहीं है। संविधान के बाबा साहब की पहचान और संविधान के ऊपर शरिया के निशान की है। और इसीलिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सुधांशु त्रिवेदी जी के अलावा किसी का रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। कृपया आप शांत रहें। मगर मैं यह भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है, शांति से। अगर मुझे एक देश दिखा दीजिएगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो तब बात करिएगा। मैंने उदाहरण कोट किया। अब मैं बताना चाहता हूं महोदय, हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। आज ही उस्ताद जाकिर हुसैन का देहांत हुआ है, उन्हें पद्म भूषण दिया, अटल जी की सरकार ने पद्म विभूषण दिया, मोदी जी की सरकार ने 2023 में। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, आपको अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अबुल कलाम क्यों नजर नहीं आते? आज हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पॉलिटिकल क्लास में कोई उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुस्लिम हो जो बात करके दिखा दे, मगर ये उसे नहीं मानते। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया। आलम इस्लाम में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 700-800 सालों में उनसे बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ, पर उसको नहीं मानते। ये किसको मानते हैं? जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। यहां सोच कट्टरपंथी जहनियत की है।